हम अपनी ज़िंदगी में अनेकों लोगों से मिलते हैं। कुछ हमारे प्रियजन होते हैं, कुछ हमारे दुश्मन होते हैं, कुछ के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं और कुछ तो पता नहीं क्यों हमारी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। अब जब हम इस धरती की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो व्यक्ति भोग रहा है बस वही जानता है, जिसके दिल पे गुज़र रही है बस उसे ही पता है। कोई किसी और के दिल का हाल नहीं जान सकता और ये सच भी है, सचमुच। क्योंकि मन एक इस तरह की वस्तु है कि वो उसकी हर भावना छुपी हुई है, प्रत्यक्ष सामने नहीं आ रही है, तो कोई किसी के मन का हाल नहीं जान सकता। बल्कि हम तो बहुत एक्सपर्ट भी हो गए हैं, हमारे मन के अंदर कुछ और होता है, फेस के ऊपर कुछ और होता है, तो किसी के मन की स्थिति को जानना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये सच सिर्फ पृथ्वी पर है, ये चीज़ आत्मा लोक के लिए सत्य नहीं है। इसलिए क्योंकि आत्मा लोक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ आपके मन की फीलिंग्स छुपी रहती हैं। अब इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक केस को लेने जा रहे हैं। जैसे कि एक सवाल अक्सर आता है कि जो लोग इस धरती पर दुश्मन के रूप में रहे हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहे हैं, उनकी जब मृत्यु के बाद मुलाकात होती होगी तो क्या स्थिति होती होगी? क्या जैसे वो यहाँ दुश्मन थे वहाँ भी दुश्मनी होते होंगे? आत्माएं अपने दोस्तों के और अपने दुश्मनों के सबके मन को समझने की और उन्हें अनुभव करने की क्षमता रखती हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्यों? जैसे कि हम पृथ्वी पर आते हैं तो हमारे लाइफ लेसन होते हैं ना, इसी तरह से अब क्या आप सीख कर गए उसका मूल्यांकन भी तो होगा ना आत्मालोक में। तो एक दूसरे को जो समझने की इच्छा है, पिछले जीवन में आप दोनों ने जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का व्यवहार किया, वो कौन से गुण या अवगुण की वजह से किया, एक दूसरे के प्रति प्रेम था या नहीं था, तो उसके पीछे कौन सी वजह थी। इन सब वजहों को समझने के लिए कई बार आत्मा अपने आप को ऐसे स्थान पर रखती है जहां वो दूसरों की चप्पल में पैर डाल के देखती है। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपके सामने आपका दुश्मन खड़ा है, आप दो लोग हैं और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन अचानक से सब कुछ वैसा का वैसा रहे, सब वैसा वैसा रहे, परिस्थितियाँ वैसे की वैसी रहें, लोग वैसे के वैसे रहें, घटना चक्र वैसे का वैसा रहे, सब कुछ वैसा रहे, बस आप दोनों के मन बदल जाए, एब्सोल्युटली मन बदल जाए। बिल्कुल उसका मन अब आपके पास है, आपका मन अब उसके पास है। जो वजह उसके आपके दुश्मन के पास आपसे झगड़ा करने की है, अब वही वजह आपका मन अच्छी तरह से जानता है, और जो वजह उसके पास है और आपके पास है उससे झगड़ा करने की, वो उसे अच्छी तरह से जानता है। तो अब स्थिति क्या होगी? अब स्थिति इस तरह की होगी कि 80% झगड़े तो होंगे ही नहीं, अपने आप निपट जाएंगे। यहाँ पर मैं एक व्यक्ति के केस का जिक्र करने जा रही हूँ, जिसने अपना एक जीवन एक बहुत ही दुर्व्यवहार करने वाले, एक तानाशाह किस्म के जो पिता होते हैं, इस तरह के पिता के साथ जिया था। बच्चे के काम में हमेशा नुक्ताचीनी निकालनी, बच्चे से कभी संतुष्ट नहीं होता, इस तरह का व्यवहार था उसके पिता का उसके साथ। यहाँ पर जिस व्यक्ति की ये स्टोरी है उसका नाम है रे और उसके पिता का नाम है कार्ल। अब क्योंकि उसके पिता इस तरह के व्यवहार के थे, तानाशाह किस्म के, तो जो रे था वो उसमें आत्मविश्वास का बहुत कमी थी, और बचपन में आत्मविश्वास की कमी, और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वैसे वैसे उसके अंदर नकारात्मक भावनाएं पनपने लगीं, क्योंकि उसका पालन पोषण इसी तरह से हुआ था। उसका जो एक वयस्क जीवन था वो इस तरह का था कि वो अपने नकारात्मक भावनाओं को हराने की कोशिश में लगा रहता था। रे ने अपने चारों तरफ जैसे एक सुरक्षा कवच हम बना लेते हैं ना, अपनी मन की भावनाओं को दूसरों से छुपाते रहते हैं, छुपाते रहते हैं, हम सब बनाते हैं। हम सब के अंदर कुछ और चल रहा होता है, मन में कुछ और चल रहा होता है, ऊपर हमने मुखौटा कुछ और लगाया होता है। बस इसी तरह से रे का व्यक्तित्व बन गया। वो अपनी भावनाएं जो कि बहुत कमज़ोर थी, बहुत नकारात्मक थी, उनको छुपा के रखता था हमेशा लोगों से। एक सुरक्षा कवच उसने अपने आसपास बना रखा था। लेकिन अब हम मूल बात पे आ जाते हैं। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि ऐसा बाप और ऐसा बेटा, जब इन दोनों की मुलाकात आत्मालोक में हुई होगी तो क्या हुआ? मेन बात ये है, रे कहता है कि जब वो आत्मालोक में उसने प्रवेश किया मृत्यु के बाद अपनी, तो जैसे घड़ी होती है ना, बीच में
सुइयाँ हैं और आसपास सब लोग हैं। बस इस तरह से वो कहता है कि उसके आसपास उसके सारे आत्मिक ग्रुप के जो उसके क्लोज वंस रहे होंगे, जिनके साथ उसके कार्मिक अकाउंट रहे होंगे बहुत क्लोज के, वो सब आत्माएं उसके बिल्कुल इर्द गिर्द थी और वो बीच में है। रे बताता है कि जो सबसे आगे आकर हमारा स्वागत करने वाली सबसे पहली आत्मा होती है, वो हमेशा वो आत्माएं होती हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि रे ने बताया कि ऐसी स्थिति है, वो बीच में है और उसके इर्द गिर्द सारी आत्माएं हैं, तो जो उसका मार्गदर्शक है वो बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली उसके पीछे खड़ा हुआ है, और जो एक महत्वपूर्ण आत्मा है वो अब उसका वेलकम करने के लिए आगे है। और वो महत्वपूर्ण आत्मा है रे की पत्नी मेरियन। रे की पत्नी मेरियन रे के चेहरे को अपने हाथों में भरती है और बहुत कोमलता से हल्का सा चुम्बन देती है और फिर उससे लिपट जाती है। उसकी पत्नी के बाद रे की दादी बहुत स्नेहपूर्ण तरीके से अपनी ऊर्जा को बिखेरती हुई उसके सामने आती है, और उसके बाद रे की बेटी एन उसके सामने आती है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात जानने की है कि रे की बेटी पृथ्वी पर अभी जीवित है। जो लोग पिछली वीडियो सुनते आए हैं उन्हें तो समझ आ गया होगा ये कौन सी स्थिति है, क्योंकि मैं आत्मिक ऊर्जा कैसे अपने आप को डिवाइड करती है इस बारे में कई बार बता चुकी हूँ। लेकिन जो पहली बार सुन रहे हैं उन्हें शायद ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि किस तरीके से रे की बेटी, जो कि अभी जीवित है, पृथ्वी पर है, लेकिन वो आत्मालोक में भी रे के सामने है। अब क्योंकि रे की बेटी एन का बहुत ज़्यादा जो प्रतिशत है, 70-80% जो ऊर्जा है वो तो पृथ्वी पर है, और बहुत थोड़ी अंश है ऊर्जा का जो आत्मालोक में है। इस वजह से शायद यहाँ पर ये रीज़न रहा होगा, मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, कि रे कहता है कि उसकी बेटी एन जैसे झूलती हुई सी उसके गले से लग जाती है और अपना संतुलन बिगड़ जाने पर हंसती है। अब जैसे रे ने कहा कि झूलती हुई सी गले से लगती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, तो मैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हूँ क्योंकि वो ऊर्जा कम है वहाँ पर, ज़्यादातर ऊर्जा तो उसकी पृथ्वी पर है, शायद इस वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सदस्य है जो अभी रे के सामने आना बाकी है, जो अभी रे की सीमा से, उसकी दृष्टि की सीमा से बाहर है। अब रे का मूड बिगड़ना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि एक आत्मा है जो दूसरी आत्मा के पीछे छिप जाती है, ऐसे जैसे लुका छिपी हो रही हो, इस तरह की एक स्थिति है। लेकिन ये लुका छिपी जैसा मनोरंजक नहीं है रे के लिए। यहाँ पर मामला अलग है। एक तरह से दो दुश्मन आत्माएं एक दूसरे के सामने आ रही हैं। ये मान के चलिए कि ये पिता पुत्र नहीं है, ये दो दुश्मन हैं। तो जैसे डॉक्टर न्यूटन ने उससे पूछा कि यहाँ अब तुम्हारे सामने हर सदस्य मौजूद है, तो उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी आंटी के पीछे एक छाया देख रहा हूँ। ये और कोई नहीं है, ये उसके पिता हैं जो उसके सामने नहीं आ रहे हैं, वो उसके आंटी के पीछे हैं। थोड़ी देर बाद जब कार्ल उसके सामने आते हैं, कार्ल रे के पिता हैं, तो उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। धरती पर जो कुछ हुआ वो क्या हुआ और क्यों हुआ, इसकी समीक्षा शुरू होती है। जो उन दोनों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार रहा, जो उन्होंने फैसले लिए, इस पर चर्चा शुरू होती है। मरियम और एन यानी उसकी पत्नी और बेटी दोनों अभी यहीं हैं उसके सामने, और कार्ल उसका पिता भी उसके सामने है, लेकिन वो थोड़ा पीछे है। और अब कार्ल उसके सामने आता है और एक लफ्ज़ कहता है, मैं तुम्हारे साथ पिता के रूप में बहुत कठोर था। मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हमने सोचा वो काबू से बाहर हो गया। जिंदगी मुझसे दूर जा चुकी है। इस पर रे कहता है कि कार्ल की जो आत्मा है वो जैसा दुर्व्यवहारी और शराबी जैसा उसका पिता था, तानाशाह, उस तरह की नहीं लग रही है।
एक्चुअल में रे के जो पिता कार्ल हैं उनके पास सीखने के लिए बहुत सारे लेसन थे। शायद वो कुछ ज़्यादा ही लेसन लेकर आ गए थे इस धरती पर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगी। अगर आप लोगों ने ध्यान से वीडियो सुनी है तो ये चीज़ तो आपको पता भी होगी कि हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, हमारी आत्मा ये अलग अलग हैं। जैसे मस्तिष्क है ना, ये हमारे हार्डवेयर का हिस्सा है, हमारी बॉडी का पार्ट है। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है, अब अगर हम मेडिकल वे में बात करें, डॉक्टरी लैंग्वेज में, तो जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे न्यूरो सिस्टम हैं, बहुत सारी तारें हैं हमारे दिमाग में, बहुत सारे पाथ बने हुए हैं। जैसे जैसे हम कोई हैबिट अपनी रिपीट करते हैं तो वो पाथ और ज़्यादा कड़े होते जाते हैं। हाँ, आम लैंग्वेज में हम इसे संस्कार कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में थोड़ा अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कम शब्दों में अगर बात की जाए सीधी सरल भाषा में, तो जो मेडिकल लैंग्वेज है उसके मुताबिक बाय बर्थ ही, जैसे हम लोग का शरीर अलग अलग है ना, नैन नक्श रंग रूप, वैसे हमारा दिमाग भी अलग है। तो जैसे कुछ केमिकल बनते हैं दिमाग में, वो अपना असर रखते हैं। किसी में कुछ ज़्यादा केमिकल बनते हैं, ज़्यादा भावुक है, किसी में कम बनते हैं, कम भावुक है। कोई ज़्यादा शराबी है, कोई नहीं है, तो कुछ केमिकल बनते हैं। किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, किसी को नहीं है। अब ये क्या है? ये एक तरह से देखा जाए तो किस्मत का पार्ट हो गया ना, हार्डवेयर है, हमें बना बनाया मिला है, इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन थोड़े है। अब आत्मा के रूप में आप जिस भी शरीर के अंदर आ गए ना, अब आप अपनी किस्मत के अनुसार, अब आप कर्म के अनुसार आगे बढ़ेंगे। फिलहाल तो वो आपका किस्मत का पार्ट हुआ ना, आपका शरीर। इसी तरह से जो मस्तिष्क आपको मिला वो भी तो आपकी किस्मत का पार्ट हुआ ना। अब जैसा भी मस्तिष्क अपने कर्म, अपनी किस्मत, अपना जो आपके लाइफ लेसन है और जो आपके पिछले जीवन के संस्कार रहे हैं, उसके मुताबिक एक शरीर आपको प्रोवाइड कराया जाता है, उसके मुताबिक एक मस्तिष्क आपको प्रोवाइड कराया जाता है। मान लीजिए पिछले बर्थ में आपने बहुत ज़्यादा एक अहंकारी प्रवृत्ति का, बहुत ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति का, इस तरह का एक बहुत ज़्यादा संस्कार आपके अंदर रहे हैं, तो हो सकता है इसी तरह का आपको मस्तिष्क मिले, जिस मस्तिष्क में इस तरह के रसायन ज़्यादा बनते होंगे कि उसे क्रोध ज़्यादा आता है। ये बात मैं इसलिए स्पष्ट कर रही हूँ कि लोगों के प्रति, अपने प्रति भी देखने का नज़रिया हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब हम इस चीज़ को समझते हैं कि कुछ चीज़ें किस्मत की तरह हमारे साथ हैं। जैसा हमारा शरीर, जैसा कि इस घर में आपका जन्म हो गया, ये किस्मत है ना, ऐसे ही आपका मस्तिष्क आपकी किस्मत है। अब जो कार्ल का पिता है, उसने अपने लिए बहुत ही एक उत्तेजना वाला मस्तिष्क चुन लिया था। कुछ होंगे लाइफ लेसन होंगे, कार्मिक अकाउंट होंगे, कुछ संस्कार इस तरह के उसके होंगे कि उसकी वजह से उसने अपने लिए बहुत ज़्यादा एक, यहाँ पे उसे कहा गया विस्फोटक प्रवृत्ति का मस्तिष्क था उसके पास। बेकाबू सा दिमाग होता है ना, वो समझ लीजिए, एक बेकाबू सा दिमाग था रे के पिता कार्ल के पास। अब जब रे मिल रहा है कार्ल से, तो उसने कार्ल को तो हमेशा क्रोध में ही देखा ना अपने पिता को, तो कह रहा है यहाँ मुझे अजीब लग रहा है, मैं अभी उसके वास्तविक स्वभाव से तो परिचित नहीं हूँ, लेकिन जल्दी परिचित हो जाऊँगा, क्योंकि जो मेरे पिता हैं उनका जो सारा क्रोध है वो जैसे ख़त्म हो चुका है, और मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लग रही है कि उनका क्रोध ख़त्म हो गया है। उसने प्यार में तो कभी अपने पिता को देखा ही नहीं ना अपने जीवन में, तो उसको अजीब लगना ही है। यहाँ पे हम थोड़ा सा कार्ल को समझ लेते हैं, रे को भी समझेंगे लेकिन कार्ल को भी समझेंगे। दो चरित्र है ना यहाँ पे, कार्ल और रे, इसे आप पिता पुत्र कह लीजिए, दो दुश्मन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, पर इन दोनों के चरित्रों को, इनके पूर्व जन्मों को, इनके लेसन्स को, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे तो अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सारे जो आपके दुश्मन हैं आप उनको ईजिली समझ पाएंगे। अब कम तो यहाँ पे डॉक्टर न्यूटन भी नहीं है। डॉक्टर न्यूटन भी क्योंकि अपने क्लाइंट को बहुत ज़्यादा कुरेदते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने भी पूछ ही लिया कि तुम्हें एक निर्दयी पिता के नियंत्रण में एक जीवन गुजारना पड़ा, एक ऐसा पिता जैसे उसने सोच समझकर तुम्हारी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया हो, इस तरह के पिता के साथ तुमने जीवन जिया। अब क्यों तुम्हें एक ऐसा पिता प्रदान किया गया, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ ऐसा क्यों था, क्यों तुम्हें एक ऐसा पिता मिला। वो कहता है कि रे कि इन सब चीज़ों को समझने के लिए तो तुम्हें मेरे मार्गदर्शक आइक्स से बात करनी पड़ेगी। वो आइक्स के बारे में बताता है कि मार्गदर्शक के लिए वो कह रहा है कि वो कोच है, वो निर्देशक नहीं है। वो मतलब गाइड करेगा आपको, लेकिन आपकी किस्मत उसने लिखी नहीं है। यहाँ पर एक और सवाल का जवाब मिलता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कई लोग कहते हैं ना, हमारा मार्गदर्शक उस वक्त कहाँ था जब ये घटना घटी, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, उस वक्त कहाँ था हमारा मार्गदर्शक।
तो यहाँ पे समझ जाइए, आपका मार्गदर्शक आपका कोच है, कहानीकार नहीं है। कहानीकार तो आप खुद ही हैं अपनी किस्मत के। जो जितना जैसा मटेरियल आपको दिया गया है ना खाना पकाने के लिए, खाना आपने उसी मटेरियल के पकानी है। अब अच्छा बनेगा बुरा बनेगा डिपेंड उस मटेरियल पे भी करता है ना। इसी तरह से मार्गदर्शक को आप मिले हैं एक स्टूडेंट के रूप में, आपकी किस्मत आपने खुद लिखी है, मार्गदर्शक ने नहीं लिखी। अब जो उसे व्यक्ति मिल गया है, जो आत्मा मिल गई है, जो वो अपना लाइफ लेसन अपने कर्मों के मुताबिक बना के आई है, जो उसने अपनी जीवन की रचना करी है, वो आपने खुद ने करी है। अब आपके मार्गदर्शक को एक बनी बनाई वस्तु मिली है, उसके साथ उसने बेहतरीन परफॉर्म करना है। जैसे इस धरती पर टीचर को स्टूडेंट मिल जाते हैं ना, अब स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है या बेवकूफ़ है, इसमें कोई टीचर की कोई चलती थोड़ा ना है। जो 4 बच्चे मिल गए, किसी का आईक्यू बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत कम है, सबके साथ उसे इक्वली डील करना है ना। अब डॉक्टर न्यूटन कहते हैं चलो ठीक है, हम तुम्हारे मार्गदर्शक के विषय में जानकर हमें अच्छा लगा, लेकिन ये तुम्हारा मार्गदर्शक तुमसे और तुम्हारे पिता के जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है? जो तुम दोनों के रिश्तों में इतनी कड़वाहट थी, उसका क्या रोल है? मार्गदर्शक का क्या रोल है इस चीज़ के बीच में? अब माध्यम ये बताता है कि काल के साथ उससे पहले भी उसका एक जीवन रहा है। उस जीवन में वो एक अनाथ लड़का था और उस जीवन में भी वो बुरी आदतों का शिकार था। अब रे और कार्ल का पूर्व से भी पूर्व जन्मों से क्या रिश्ता है, क्यों एक दूसरे की लाइफ में इस तरह का रोल है उनका, इस चीज़ को हम आगे आने वाली कड़ी में समझेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। अगर आप इसी तरह की मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्मा सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हम अपनी ज़िंदगी में अनेक